नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी के बीच जब चल रहा था तो भारत के अंदर किस तरह का बदलाव हो रहा था, भारत के अंदर किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व किया जा रहा था, इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। तो सबसे पहली बात होती है कि प्रथम विश्व युद्ध क्या था। तो 1914 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी के बीच यूरोप के अंदर दो खेमा बनता है और ये दो गुट आपस में युद्ध करते हैं। इनको प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। और चूंकि पूरी दुनिया यूरोपीय देशों का उपनिवेश था, इस वजह से इस युद्ध का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। और अगर भारत की बात करें तो चूंकि भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो इस वजह से भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के पीछे का मुख्य कारण यही था कि यूरोपीय देश के अंदर जो साम्राज्यवाद की भावना है, दूसरे देश को अपने अधीन करके वहां के संसाधनों का उपयोग करने की जो इच्छा थी, इस इच्छा के वजह से यूरोपीय देशों के अंदर शक्ति का टकराव शुरू होता है। और ये टकराव अंत में प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण बनता है। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव भारत पर भी पड़ा, क्योंकि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था और भारत के अंदर जो राष्ट्रीय आंदोलन थे, राष्ट्रीय आंदोलन का जो काम करने की शैली है, इस युद्ध के प्रति जो उनका नजरिया है, प्रतिक्रिया है, वो भी अलग अलग रहा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतिक्रिया किस तरह से रहा। नहीं, भारतीयों का प्रतिक्रिया, भारतीयों का कि भारतीयों का प्रतिक्रिया किस तरह से रहा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उदारवादी का, यानी कि जो लोग उदारवादी समूह के थे, कांग्रेस के अंदर जो उदारवादी संगठन था, उसका इस युद्ध के प्रति क्या प्रतिक्रिया रहा। तो देखिए, जो उदारवादी समूह थे वो ये मानते थे कि चूंकि भारत ब्रिटेन के क्राउन के अधीन है, भले ही ब्रिटिश शासन से भारतीयों को बहुत सारी समस्याएं हो रही है, भारत के लोगों को बहुत सारा शिकायत है, किंतु भारत चूंकि ब्रिटिश क्राउन के अधीन है, तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन होने के कारण भारत की ये जिम्मेदारी बनता है कि वो ब्रिटिश ताज के प्रति अपनी निष्ठा रखे और इस युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन करे। यानी कि इसका मतलब ये था कि ब्रिटिश ताज के प्रति निष्ठा, ब्रिटिश ताज के प्रति निष्ठा एवं समर्थन का भावना था उदारवादियों का। दूसरा जो गुट थे वो थे उग्रवादी का। इस समय आते आते जो उग्रवादी की सोच है, उसकी जो राजनीतिक शैली है, उनमें भी बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका था। तो जो उग्रवादी समूह के नेता थे, उग्रवादी समूह को मानने वाले लोग थे, उसका ये मानना था कि ठीक है, हम ब्रिटेन का समर्थन करेंगे युद्ध में, ब्रिटेन का समर्थन, किंतु स्वशासन की मांग, स्वशासन की मांग, होम रूल की मांग होना शुरू हो जाता है कि हमें स्वशासन चाहिए। भारतीयों को यहाँ जो शासन की व्यवस्था है, शासन की प्रक्रिया है, इस शासन की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया जाए। इस तरह की मांग शुरू हो जाता है किसकी ओर से? तो उग्रवादी समूह की ओर से। एक और समूह था, वो था क्रांतिकारियों का समूह। तो क्रांतिकारी क्या चाहता था? क्रांतिकारी की विचारधारा इन दोनों की विचारधारा से बिल्कुल अलग था। क्रांतिकारी विरोधी थे, समर्थन के विरोधी, समर्थन नहीं देना चाहते थे किसी भी तरह से समर्थन नहीं देना चाहते थे। दूसरा जो क्रांतिकारी समूह के नेता थे या क्रांतिकारी संगठन में काम कर रहे लोग थे, उसका ये मानना था कि यही सही समय है जब ब्रिटेन के प्रति या ब्रिटिश सरकार के प्रति हम एक सशस्त्र संघर्ष आरंभ करेंगे और इस संघर्ष के जरिए इस देश को आजाद करा लेंगे, अपने
जो हमारी मांगे जो है उन मांगों को हम पूरा करा लेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी कार्यवाही तेज कर दिया। कार्रवाई तेज कर दिया। इसमें जब हम क्रांतिकारी जो राष्ट्रवाद है इसका जो प्रथम चरण पढ़ रहे थे तो वहां इस चीज को समझा था कि किस तरह से भारत के अंदर 1907 ईस्वी से लेकर के 1917 ईस्वी के बीच देश के विभिन्न भागों में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का आंदोलन चलता है। इनमें जो गदर आंदोलन है वो बहुत बड़ा आंदोलन था और गदर आंदोलन यही चाहते थे कि जो प्रथम विश्व युद्ध का समय है ये समय ऐसा है कि बहुत सारे देश ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, तो जो ब्रिटेन के दुश्मन हैं, ब्रिटेन के विरोधी कंट्री है, हम उनसे मदद लेंगे और एक सशस्त्र संघर्ष के द्वारा भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करा देंगे। तो इन्होंने क्या किया कि विदेशी सहयोग प्राप्त करने की कोशिश, विदेशी सहयोग प्राप्त करने की कोशिश, विदेशी सहयोग प्राप्त करने की कोशिश भी इन्होंने किया। किसने? तो क्रांतिकारियों ने। तो इस तरीके से जो प्रथम विश्व युद्ध है 1914 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी के बीच, इस दौरान ये प्रयास किया जाता है कि किस तरीके से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन है इस आंदोलन को चलाया जाए। और इसमें 3 अलग अलग विचारधारा थे और तीनों अलग अलग विचारधारा को मानने वाले समूह इस युद्ध के प्रति अपने अलग अलग नजरिया रखते थे। अब बात यह आती है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये जो सबसे महत्वपूर्ण एक आंदोलन की शुरुआत होती है, होम रूल आंदोलन। तो हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि ये होम रूल आंदोलन क्या था और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये किस तरह से शुरू हुआ था, इसका नेतृत्व किनके द्वारा किया गया और इसका प्रभाव क्या रहा। इन सब चीजों को आइए हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो आती है वो है होम रूल। होम रूल, होम रूल का मतलब होता है स्वशासन। स्वशासन, होम रूल का मतलब होता है स्वशासन। इसका क्या मतलब होता है ये समझ लीजिए कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था और ब्रिटेन के उपनिवेश होने की वजह से भारत का जो कानून बनाने की शक्ति था ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट को था, ब्रिटेन के संसद को था। पर जो होम रूल आंदोलन है इसका ये मानना था कि भले ही भारत ब्रिटेन का उपनिवेश है पर कानून बनाने की शक्ति भारतीय लोगों को होना चाहिए। भारत में क्या समस्याएं हैं, भारतीय लोगों की क्या मांग है, इन मांगों पर कानून बनाने की शक्ति, शासन चलाने की शक्ति भारतीय लोगों को होना चाहिए। इसमें इस तरह की बातें की जा रही थी कि एक होगा केंद्रीय शक्ति, एक होगा केंद्रीय शक्ति, एक केंद्रीय शक्ति होगा और दूसरा होगा स्वशासन। स्वशासन यानी कि अगर हम ये केंद्रीय शक्ति के रूप में देखेंगे तो ब्रिटिश भारत के संदर्भ में, तो ब्रिटिश केंद्रीय शक्ति के रूप में है। भारत ब्रिटेन की जो ताज है, ब्रिटेन की जो क्राउन है, ब्रिटेन के क्राउन के अधीन ही रहेगा। पर शासन करने की जो जिम्मेदारी है, शासन की जो नेतृत्व है वो भारतीय लोगों को मिलना चाहिए। स्वशासन कौन करेगा? तो भारतीय लोगों के द्वारा, भारतीय के द्वारा। यानी कि स्वशासन करने का जो अधिकार होगा वो किसके पास होना चाहिए? भारतीय लोगों के पास होना चाहिए। भारतीय लोग ब्रिटिश जो साम्राज्य है इस साम्राज्य का हिस्सा रहेगा, पर शासन करने की शक्ति भारतीय लोगों को मिलना चाहिए, अधिकार भारतीय लोगों को मिलना चाहिए। दूसरी चीज अगर हम ये देखें तो जो विदेशी संबंध है, हमारा दूसरे देश के साथ किस तरह का संबंध होगा, या हमारे जो नेबर कंट्री है, हमारे जो पड़ोसी देश है,
उसके साथ हमारा किस तरह का संबंध होगा, ये संबंध का निर्धारण करेगा कौन, तो ब्रिटेन करेगा, यानी कि केंद्रीय शक्ति के द्वारा किया जाएगा। पर देश के अंदर क्या कमियां हैं, देश के अंदर किस तरह की समस्याएं हैं, इन समस्याओं पर नियम बनाने के अधिकार किसको होगा, स्थानीय लोगों को होगा, और वो जरूरत के हिसाब से अपना नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे और देश को शासन चलाएंगे। और होम रूल की जो सबसे पहले शुरुआत होती है इसका शुरुआत होता है आयरलैंड से। इसका जो सर्वप्रथम शुरुआत हुआ, सर्वप्रथम शुरुआत कहां से हो गया, आयरलैंड से। सर्वप्रथम होम रूल का शुरुआत हुआ आयरलैंड से, क्योंकि आयरलैंड भी ब्रिटिश कॉलोनी के अधीन था। तो लंबे समय तक आयरलैंड के अंदर भी होम रूल की मांगे होती है, और इसका नेतृत्व किया था रेडमांड ने। नेतृत्व रेडमांड के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और विश्व में सबसे पहला जो होम रूल की शुरुआत होती है वो कहां से होता है, आयरलैंड से होता है। इसका नेतृत्व किया गया रेडमांड के द्वारा। अब अगर हम ये समझे कि भारत के अंदर होम रूल आंदोलन की शुरुआत होने के पीछे क्या कारण रहा था, तो हम इनके पीछे के कारक को हम समझते हैं। भारत के अंदर उत्तरदायी कारक, इसके लिए होम रूल आंदोलन की शुरुआत होने के लिए, कि भारत के अंदर होम रूल लीग की मांग क्यों शुरू होता है, होम रूल आंदोलन की मांगे क्यों शुरुआत हो जाती है। तो इनमें जो सबसे पहला कारण था वो क्या था, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार कब का, 1909 ईस्वी का। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी का नहीं, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था, और इस सुधार के द्वारा ये कोशिश किया गया था कि जो उदारवादियों की मांग है, इस मांगों को हद तक पूरा किया जाए। इसके लिए जो शासन की प्रक्रिया है, इनमें भारतीयों को भी स्थान मिला था, भारतीयों को भी शामिल किया गया था। इसके साथ साथ जो मार्ले मिंटो सुधार है उसमें सांप्रदायिकता की बू आती है, क्योंकि जो मार्ले मिंटो सुधार था 1909 में, उसमें मुसलमानों के लिए निर्वाचक पृथक मंडल की व्यवस्था किया गया था। निर्वाचक पृथक मंडल क्या था कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो होगा, जहाँ पे मुस्लिम लोगों की आबादी ज्यादा होगा, वहां पे चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार केवल मुस्लिमों को होगा, और मतदान का अधिकार भी केवल और केवल मुस्लिमों को होगा। तो इस तरीके से जो 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, मार्ले मिंटो रिफॉर्म के द्वारा लंबे समय तक जो उदारवादी कांग्रेस नेता का मांग था कि स्वशासन में भारतीयों को भी शामिल किया जाए, उनको पूरा करने का कोशिश किया गया था। पर अगर सही मायने में हम समझे तो ये केवल और केवल भारतीयों को एक तरह से ठगने का प्रयास था कि ठीक है, भारतीय लोगों को भी शासन में शामिल करेंगे, पर उस तरीके से सुधार नहीं हुआ था मार्ले मिंटो रिफॉर्म के द्वारा, जितनी तरह की सुधार या जितनी बड़ी मांगे भारतीय लोगों के द्वारा किया जा रहा था। इस वजह से भारतीय उदारवादी संगठन के अंदर भी ब्रिटिश शासन के प्रति एक गुस्सा की भावना था, और लोग संगठित होकर के ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह करने की प्रयास कर रहा था। इस वजह से क्या होता है कि मार्ले मिंटो सुधार एक महत्वपूर्ण कारक रहा, जिसके वजह से होम रूल आंदोलन की मांग तेज होती है। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है, अगर हम ये देखें तो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाता है। एक ग्रुप बनता है मॉडरेट का, जिसमें कि जो उदारवादी नेता है वो रहते हैं। दूसरा बनता है एक्सट्रीमिस्ट का, जिसमें कि लाल बाल पाल जिसके मुख्य हिस्से बनते हैं।
पर 1908 ईस्वी आते आते जो उग्रवादी समूह है उसमें बिखराव आ जाते हैं। बहुत सारे जो उग्रवादी नेता है वो क्या करते हैं कि उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसको विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। इस वजह से अगर हम देखें तो 1914 में एक महत्वपूर्ण प्रयास हुआ था। 1908 ईस्वी से लेकर के 1914 ईस्वी के बीच के जो समय अवधि है, इसमें अगर हम देखें तो जो बाल गंगाधर तिलक है, तिलक कहाँ था? मांडले जेल में था। तिलक को मांडले जेल में रखा गया था। पर प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होते ही तिलक को क्या किया गया? 1914 में रिहा कर दिया गया। 1914 में रिहा कर दिया गया। रिहा कर दिया गया। और 1914 में जब तिलक को रिहा किया तो इसके भी विचारधारा में बहुत ज्यादा परिवर्तन आए। इनके विचारधारा पहले के जैसा उग्र नहीं रह गया था, उनमें भी परिवर्तन आ गया। तो तिलक ने ये कोशिश किया कि वो सरकार को युद्ध के विषय में भारतीयों से समर्थन का आश्वासन दिया तिलक ने। बदले में तिलक ये चाहते थे कि युद्ध की समाप्ति होने के साथ भारत में स्वशासन दिया जाए, भारतीयों को स्वशासन दिया जाए। तो इस तरह की मांग क्या हो जाता है कि शुरुआत हो जाता है। एक और कारण देखें तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुका है और इस युद्ध में क्या होता है कि बहुत सारे संसाधन भारत से यूरोप पहुंचते हैं। जो खाद्यान्न है, जो खाने की चीजें हैं, इनकी किल्लत यूरोप में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यूरोप की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से युद्ध में उलझा हुआ था और युद्ध में उलझे होने की वजह से वहां पे उत्पादन नहीं होता है। तो यूरोप में जो चीजों की मांग है वो बाकी उपनिवेशों से पूरा करने की कोशिश किया जाता है। इस वजह से भारत में संसाधन की कमी हो जाती है। जो खाने की चीजें हैं, जो अन्न है, इन सब चीजों की कमी हो जाते हैं और इस कमी की वजह से भारतीय लोगों के अंदर ब्रिटिश शासन के प्रति एक गुस्सा की भावना जन्म लेता है और ये गुस्सा की भावना कहीं न कहीं लोगों को होम रूल लीग आंदोलन में जुड़ करके सरकार का विरोध करने के लिए क्या करता है कि प्रेरित करता है। तो इन कारणों में से एक कारण ये भी था कि विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान संसाधन की कमी, संसाधन की कमी, और इस संसाधन की कमी की वजह से बहुत सारे लोग ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हो जाते हैं और एक कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए क्या होता है कि एक चीज और समझ लीजिए, अगर इसके हम कारक को समझते हैं। एक और कारक क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय कार्यक्रम किस तरह का होगा, इसके लिए भी होम रूल लीग की शुरुआत होता है। क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो प्रथम विश्व युद्ध से पहले कांग्रेस के अंदर बिखराव आ जाता है। कांग्रेस के साथ साथ कई और छोटे छोटे संगठन बनते हैं जो अपने तरीके से सरकार के सामने मांग रखते हैं, पर इन सब मांगों के बावजूद किसी भी तरह का बदलाव नहीं आ सका था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जितने भी संगठन थे उसके अंदर ये भावना जरूर उत्पन्न होता है कि इस विश्व युद्ध के समय किस तरह से राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जाए। एक और कारण क्या होता है कि प्रथमकरण, जो प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलन को दबाया जाना, प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलन को दबाया जाना।
प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कब होता है? 1907 ईस्वी से लेकर के 1917 ईस्वी के बीच। और इस दौरान कई तरह से क्रांतिकारियों ने प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त कराया जाए, पर इसमें वो सफल नहीं हुए। पर जवाब में क्या किया कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश शासन के द्वारा उनके प्रति घोर कठोरता का नियम अपनाया गया। क्रूरतापूर्ण तरीके से जो प्रथम फेज का क्रांतिकारी आंदोलन था उनको दबाया जा रहा था। और चूंकि ये ऐसे समय था जब भारत के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन बढ़ रहा था, दूसरे तरफ ब्रिटिश शासन विश्व युद्ध में उलझा हुआ था, तो वो चाहते थे कि आंतरिक शांति बनी रहे ताकि वो अपना सारा ध्यान कहाँ पे फोकस कर सके, बाहर फोकस कर सके। तो क्रांतिकारी आंदोलन को जब दबाया जा रहा था तो क्रांतिकारी आंदोलन से जो लोग अपने आप को अलग कर रहे थे, तो वो उसके पास भी एक ऑप्शन के रूप में होम रूल आंदोलन सामने आता है कि हाँ, एक नया चीज भारत के अंदर शुरू हो रहा है जो भारतीय के मांगों को ब्रिटिश शासन के प्रति रखेगा और जो राष्ट्रीय आंदोलन की धारा है इस धारा को तेज करेगा। अब देखिए क्या होता है कि 1916 ईस्वी में दो होम रूल लीग बनते हैं और ये दोनों होम रूल लीग भारतीयों की मांग को लेकर के ब्रिटिश शासन के सामने रखते हैं और प्रयास करते हैं कि ब्रिटिश शासन भारत को स्वशासन दे, भारतीय लोगों को शासन में भागीदार बनाए। तो देखें तो दो होम रूल लीग होता है, दो होम रूल लीग किस तरह से होता है। पहला जो था, पहला तिलक के नेतृत्व में, तिलक के नेतृत्व में, और दूसरा एनी बेसेंट के नेतृत्व में, एनी बेसेंट के नेतृत्व में। नहीं, तो होम रूल लीग जो 1916 ईस्वी में स्थापना हुआ था, दो संगठन बने थे और दोनों संगठन दो अलग अलग व्यक्ति के द्वारा स्थापित किया गया था और इसके मदद से भारतीय लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है, भारतीय लोगों को इस संगठन में जोड़ने का कोशिश किया जाता है और ये कोशिश किया जाता है कि किस तरह से जो प्रथम विश्व युद्ध है इसमें शांति बनाए रखने के साथ साथ ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक आंदोलन की शुरुआत किया जाए, ब्रिटिश शासन पे दबाव बढ़ाया जाए ताकि जब युद्ध की समाप्ति हो तो उस युद्ध की समाप्ति के साथ ही भारत में स्वशासन की स्थापना हो, भारतीय लोगों को शासन करने का अधिकार दिया जाए। तो अब हम समझते हैं इन दोनों अलग अलग होम रूल लीग का स्थापना किस तरह से हुआ और इन्होंने किस तरह से भारत के अंदर अपना काम किया था। तिलक के होम रूल लीग, सबसे पहले हम समझते हैं कि तिलक के होम रूल लीग, तिलक बाल गंगाधर तिलक, तिलक के होम रूल लीग, तिलक के होम रूल, यानी कि तिलक ने किस तरीके से होम रूल लीग की शुरुआत किया था, तिलक ने किस तरीके से होम रूल लीग चलाया था, इसको समझेंगे। तिलक ने जिस होम रूल लीग की स्थापना किया था उसका नाम था इंडियन होम रूल लीग, इंडियन होम रूल लीग। तिलक ने जिस संगठन का स्थापना किया था होम रूल के लिए, स्वशासन के लिए, उसका नाम था इंडियन होम रूल लीग और इसका स्थापना तिलक के द्वारा किया गया 8 अप्रैल 1916 को। स्थापना 8 अप्रैल 1916 ईस्वी को तिलक ने इंडियन होम रूल लीग नाम का एक संगठन बनाया जिसका सचिव कौन था, अगर इसके अध्यक्ष देखें, अध्यक्ष और सचिव, इसका अध्यक्ष था जोसेफ बोपिटिस्टा, जोसेफ बोपिटिस्टा और इसके सचिव थे एनसी केलकर,
एनसी किलकर इनके सचिव थे। तो इस तरीके से पहला होम रूल लीग की शुरुआत भारत में होता है तिलक के द्वारा। कब? 8 अप्रैल 1916 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। और कहां पे किया गया था? इसका जो मुख्यालय था पूना था। मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ था? पूना। पूना में इन्होंने क्या किया कि अपना मुख्यालय बनाया था और इनके 6 अलग अलग शाखा थे। पूना, इसका देश भर में 6 अलग अलग शाखा थे। कुल शाखा, ब्रांच, इसका 6 अलग अलग पूरे भारत में शाखा खोला गया था तिलक के द्वारा, जिस होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। अब हम समझते हैं कि तिलक ने जिस होम रूल लीग की स्थापना किया था उसका मुख्य मांगे क्या था, कौन कौन ऐसे मांगे थे जो इन्होंने रखा था। अब समझते हैं कि इसका मांग क्या क्या था। तिलक के जो होम रूल लीग थे उसका मांग क्या सब था। सबसे पहले तो स्वराज्य की मांग, स्वराज्य की मांग, सेल्फ रूल की मांग नहीं। और तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा भी दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी दौरान स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकार है, तिलक ने अपना ये नारा भी दिया था। तो तिलक का मानना था कि हम होम रूल लीग के जरिए भारतीय लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे और सरकार से पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। स्वराज की मांग के लिए, हालांकि पूर्ण स्वराज की मांग बाद में उठता है। दूसरा इन्होंने कहा था कि भाषा के आधार पर प्रांतों का निर्माण किया जाए। भाषा के आधार पर प्रांतों का निर्माण, यानी कि भाषा के आधार पर प्रांतों का निर्माण किया जाए। भारत भाषाओं को लेकर के बहुत ज्यादा विविधता रखता है। देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग भाषा बोले जाते हैं। तो ये चाहते थे कि प्रांत की स्थापना हो, पर प्रांत की स्थापना के लिए आधार जो बनाया जाए वो किसको बनाया जाए? भाषा को बनाया जाए। और देश को जब आजादी मिलता है तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो आधार बनाया गया था वो भी बनाया गया था किसको? अंत में भाषा के आधार पर ही भारत देश में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। तो इस तरीके से तिलक ने कोशिश किया कि उनकी जो मुख्य मांगे हैं ये मांगे ब्रिटिश शासन के प्रति रखा जाए और भारतीयों के अंदर सुधार किया जाए। इसके साथ साथ तिलक ने ये किया कि शिक्षा का प्रसार करने का प्रयास किया। करने का प्रयास, शिक्षा का प्रसार करने का भी प्रयास किया। किसने? तिलक ने। तो तिलक के द्वारा जो स्थापित किया गया था पहला होम रूल लीग, इसके विषय में हमने समझा, इसके मांगे के विषय में समझा। अब हम समझते हैं कि एनी बेसेंट के द्वारा किस तरह से होम रूल लीग की स्थापना किया जाता है। तो अब सवाल यही उठता है कि भारत के अंदर दो अलग अलग व्यक्ति के द्वारा एक ही संगठन क्यों बनाया गया? दोनों मिलकर के भी तो काम कर सकते थे। तो इस पर एनी बेसेंट ने कही थी कि तिलक और उसके विचारधारा में बहुत सारे समानताएं हैं। वो एक दूसरे के कामों को, एक दूसरे के विचारों को रिस्पेक्ट करते हैं। पर दिक्कतें ये आ रहा था कि जो तिलक के कार्यकर्ता थे, तिलक के जो साथ लोग काम कर रहे थे और एनी बेसेंट के लोग जो साथ काम कर रहे थे, वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। इस वजह से दोनों ने अलग अलग जगह पे होम रूल लीग जैसे संगठन की स्थापना करते हैं और उसके जरिए भारतीय लोगों की मांग को ब्रिटिश शासन के सामने रखने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि किस तरह से भारत में स्वशासन लाया जाए। तो अब हम एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल लीग की स्थापना किया गया था उनके संबंध में समझते हैं कि ये किस तरह से संगठन की स्थापना की और इसके काम करने के तरीके क्या थे।
बेसेंट की होम रूल लीग, बेसेंट की होम रूल लीग, बेसेंट की होम रूल लीग, यानी कि एनी बेसेंट ने किस तरीके से होम रूल लीग की स्थापना की और इन्होंने किस तरीके से देश के विभिन्न भागों में अपने शाखाओं का निर्माण किया और इस शाखा के जरिए ब्रिटिश सरकार के सामने अपने मांगे रखी, सुधार का प्रयास किया, इन सब चीजों के विषय में अब हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जो बेसेंट के होम रूल लीग था, इसका नाम था ऑल इंडिया होम रूल लीग, ऑल इंडिया होम रूल लीग। जो एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किया गया था, इसका नाम था ऑल इंडिया होम रूल लीग और इसका स्थापना किया गया था सितंबर, इसका स्थापना किया गया सितंबर 1916 में। यानी कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना भारत में किसने किया था, तो अगर उसमें ऑप्शन रहता है एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और ढेर सारा ऑप्शन रहता है, तो आपको तिलक लगाना है, क्योंकि तिलक के द्वारा पहला होम रूल लीग की स्थापना किया जाता है। कहाँ पे? भारत में किया जाता है। हालांकि एनी बेसेंट जो खुद आयरलैंड से थी, वो होम रूल लीग को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित थी, इस तरह के कार्यक्रम को लेकर के। कहाँ पे स्थापना किया गया था? तो चेन्नई में। आज का जो चेन्नई है, उस समय मद्रास नाम से जाना जाता था, मद्रास नाम से जाना जाता था। और पूरे देश में इसकी शाखाओं की संख्या की बात करें, शाखाओं की संख्या तो लगभग 200 शाखा खोला गया, लगभग 200 शाखा खोला गया। यानी कि भारत के अंदर जो एनी बेसेंट के होम रूल लीग की शाखा है, इसके 200 शाखा थी। तो अलग अलग भागों में लोगों को इस तरीके से प्रेरित किया गया, मोटिवेट किया गया है कि वो मिल करके एक शाखा का निर्माण कर सकते हैं, जो भारतीय लोगों को स्वशासन के मांग के लिए प्रेरित हो सकते हैं। अगर हम ये समझें कि इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो जॉर्ज अरुंडेल को, सचिव, इनका सचिव बनाया गया जॉर्ज अरुंडेल। सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल को सचिव बनाया गया। अन्य सदस्य में कौन कौन थे? इनके जो अन्य सदस्य थे, इनमें आपको देखने को मिलेगा वी.एम. बार्डिया, उसके बाद सी.पी. रामास्वामी अय्यर, सी.पी. रामास्वामी अय्यर, सी.पी. रामास्वामी अय्यर। इनके अन्य सदस्य में कौन कौन थे? वी.एम. वाडिया और सी.पी. रामास्वामी अय्यर। एनी बेसेंट ने क्या की थी कि अपने आंदोलन के उद्देश्य को लेकर के एक पत्र जारी किया था, एक पत्रिका निकाली थी, जिसका नाम दिया गया था कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ, उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, कौन सा? कॉमनवेल्थ। और इस कॉमनवेल्थ पत्रिका के जरिए उन्होंने प्रयास किया था कि किस तरीके से होम रूल लीग जो उन्होंने स्थापित की है, ये किस तरीके से काम करेगा। तो इन्होंने क्या किया था कि मांग की थी कि ब्रिटिश शासन के अधीन
ब्रिटिश शासन के अधीन विभिन्न उपनिवेशों में स्वशासन की मांग, स्वशासन की मांग। इन्होंने जो अपना सबसे पहला मांग रखा था वो यही रखा था कि जितने भी ब्रिटिश शासन के अधीन उपनिवेश है, इन उपनिवेशों में स्वशासन होना चाहिए। ये उपनिवेश अपने आप को ब्रिटिश शासन से, ब्रिटिश ताज से पृथक नहीं कर सकते हैं, ब्रिटिश ताज के अधीन ही रहेगा, पर इन सभी उपनिवेश में स्वशासन देना चाहिए। उनको ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद करें, अपने समस्याओं के समाधान के लिए खुद से वो प्रशासनिक कार्य करें और नियम कानून बनाए। दूसरा, इन्होंने सबसे ज्यादा महत्व दी धार्मिक स्वतंत्रता को। धार्मिक स्वतंत्रता, इन्होंने सबसे ज्यादा महत्व किस चीज को लेकर के दी? तो धार्मिक स्वतंत्रता को, कि किस तरह से देश के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता लाया जाए, सभी लोगों को अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपने विचारधारा को मानने की किस तरह से छूट मिलना चाहिए, इस चीज पर भी इन्होंने काम की। दूसरा, इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा, किस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा और सामाजिक तथा राजनीतिक सुधार पे काम किया। राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक तथा राजनीतिक सुधार नहीं, इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा और सामाजिक तथा राजनीतिक सुधार की मांग की थी। तो इस तरीके से एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग की स्थापना की थी, उन्होंने काम करने का प्रयास किया। देखिए, अब बात ये होती है कि ये एनी बेसेंट कौन थी। जाहिर सी बात है कि शुरू में तो ये भारतीय थी नहीं। तो एनी बेसेंट के विषय में याद कीजिए कि हमने पीछे भी चर्चा किया था, जब थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में हम पढ़ा था कि किस तरीके से भारतीयों के अंदर सामाजिक सुधार के लिए, धार्मिक सुधार के लिए एक बाहरी संगठन काम कर रहा था जिसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो ये एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की ही सदस्य थी, जो बाद के वर्षों में भारतीय राजनीति में भी बहुत ज्यादा सक्रिय रही। तो एनी बेसेंट के संबंध में आप समझते हैं कि एनी बेसेंट आखिर थी कौन। फिर उसके कार्यक्रम के बारे में समझेंगे कि एनी बेसेंट के बाद ये किस तरह से कार्यक्रम चल रहा था। देखिए, अगर हम बात करें एनी बेसेंट की, तो ये आयरलैंड की थी। 1893 में जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, शिखर धर्म सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे? तो शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन जो कहाँ पे आयोजित हुआ था? शिकागो में आयोजित। शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लेते, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद भी भाग लिए थे और उसके बाद उन्होंने अपनी पहचान दुनिया भर में बनाई थी। 1893 में ही ये क्या हुई थी कि भारत आ गई थी और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बन गई। 1907 में जो एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बन गई। अध्यक्ष बन गई किसका? थियोसॉफिकल सोसाइटी का। और इसके बाद 1917 में इसका जो सबसे महत्वपूर्ण काम है ये जो कोलकाता में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने 1917 में जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। तो ये कुछ इसकी राजनीतिक परिचय थी। एनी बेसेंट लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रही थी और इनकी ये कुछ योगदान थी। अब हम समझते हैं कि एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल लीग की शुरुआत किया गया था, इसके पीछे किस तरह से इनकी विचारधारा था, क्या क्या काम करने की तरीका था। तो बेसेंट का जो होम रूल लीग था उसके कार्यक्रम में समझे तो कार्यक्रम किस तरीके से था। तो एनी बेसेंट ने सबसे पहले कोशिश यही की कि अधिकांश भारतीयों को जोड़ने की प्रयास, अधिकांश भारतीय लोगों को जोड़ने का प्रयास। बड़ी संख्या में भारतीय लोगों को एनी बेसेंट ने अपने आंदोलन से, अपने जो इनकी विचारधारा था, इनसे जोड़ने का प्रयास किया। दूसरा चीज इन्होंने क्या किया कि सुशासन के प्रति आम लोगों में जागरूकता फैलाया। सुशासन के प्रति जागरूकता फैलाया। देश के विभिन्न भागों में लोगों को बताया गया कि सुशासन क्या है और भारतीय लोगों के लिए सुशासन की आवश्यकता क्यों है। इन सब चीजों के बारे में लोगों को बताया गया, लोगों को जागरूक किया गया और लोगों को अपने संगठन में शामिल किया गया। इन्होंने कोशिश किया कि युवा एवं जो छात्र है, युवाओं एवं छात्रों को अधिक संख्या में जोड़ने की कोशिश। युवाओं एवं छात्रों को अधिक संख्या में जोड़ने की कोशिश किया जाता है। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा, ताकि सब लोग मिल करके इनसे काम करें। युवाओं को भी जोड़ा जाता है। उसके बाद धन एकत्रित करने का प्रयास, धन एकत्रित करने का प्रयास। देखिए, कोई भी संगठन तब सफल होता है जब वो आर्थिक रूप से मजबूत हो, सक्षम हो, और इस चीज को एनी बेसेंट समझती थी। इसलिए इन्होंने ज्यादा से ज्यादा धन एकत्रित करने का प्रयास किया ताकि संगठन को सही तरीके से चलाया जाए। अब हम ये चीज समझने की प्रयास करते हैं कि ये जो होम रूल आंदोलन है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के समय चल रहा था, तो सरकार का प्रतिक्रिया क्या रहा, लोग इसमें किस तरीके से जुड़े। सामाजिक आधार, सामाजिक आधार, सामाजिक आधार का मतलब ये हो गया कि कौन कौन लोग इससे जुड़ गए थे, कौन कौन से लोग इनमें जुड़े थे। तो सबसे पहले कांग्रेस के जो दोनों ग्रुप के नेता थे वो इसमें बहुत ज्यादा जुड़े थे। नहीं, चाहे आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के उदारवादी नेता की बात करें तो उदारवादी नेता भी इसमें जुड़ते हैं, जिसमें कि आप जवाहरलाल नेहरू की बात करें, इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू भी इनके सदस्य बनते हैं। कई और नेता भी इसमें चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, CR दास, मदन मोहन मालवीय, नहीं तो बहुत सारे नेता क्या होते हैं कि जो होम रूल आंदोलन है, इस आंदोलन में जुड़ने का प्रयास करते हैं। चाहे उसका विचारधारा कुछ भी रहा हो, वो अपने विचारधारा के अंदर तो रहते हैं,
पर वो कोशिश करते हैं कि वो होम रूल लीग का भी सदस्य बने, इनका भी हिस्सा बने। इनमें कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, मदन मोहन मालवीय जैसे नेता थे। और उसके बाद जो उग्रवादी कांग्रेस के नेता है, उसमें चूंकि बाल गंगाधर तिलक आ ही गया था, तो अन्य नेता भी जुड़ने का प्रयास करता है। यहाँ तक कि जो मुस्लिम लीग के थे, यहाँ तक कि जो मुस्लिम लीग में आप देखने को मिलेंगे तो अली जिन्ना भी इसमें जुटते हैं। और कुछ लोग इसमें शामिल नहीं हुए थे। वो कौन कौन लोग थे? शामिल नहीं हुए। कौन लोग इसमें शामिल नहीं हुए? तो सबसे पहले मुस्लिम लीग या मुसलमान, अधिकांश संख्या में मुसलमान इससे शामिल नहीं हुए, क्योंकि मुस्लिम लीग इन सब चीजों से अपने आप को अलग रखने का प्रयास किया था। और ब्रिटिश सरकार की भी यही नीतियां थी कि किस तरह से मुस्लिम लीग को और कांग्रेस को एक दूसरे के करीब नहीं आने दिया जाए, रोका जाए, ताकि विभाजन की जो राजनीति है, बांटने की जो उसकी राजनीति है, वो राजनीति सफल हो सके। तो अधिकांश मुसलमान इसमें शामिल नहीं हुए। दूसरा, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग थे, एंग्लो इंडियन सदस्य के समूह के लोग भी इसमें शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि इस आंदोलन की विचारधारा क्या है या सुशासन का मतलब क्या है, वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया था, स्पष्ट नहीं हो पाया था। इस वजह से एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग इस आंदोलन से अपने आप को पृथक रखते हैं, अपने आप को अलग रखते हैं। उसके बाद दक्षिण भारत की बात करें तो जो दक्षिण भारत में खास करके जो गैर ब्राह्मण थे, ब्राह्मण जो लोग नहीं थे, ब्राह्मण को नहीं मानते थे, वो अपने आप को इस आंदोलन से अलग रखा था। तो ये भारत के अंदर होम रूल लीग था कि ये किस तरीके से काम कर रहे थे।